Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is शैलेंद्र द्विवेदी. I teach physics. तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह लीजिए, छोटा सा चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट के बाद वाला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो आज की इसी लेक्चर में हम कोशिश करेंगे ये समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, और हो सकता है यही आखिरी लेक्चर हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पढ़ना ज़रूरी है। इस चैप्टर से भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में भी, अदर बोर्ड एग्ज़ाम में भी 3 मार्क्स या 4, कभी कभी 4 मार्क्स भी आ गए। तो बात मार्क्स की नहीं है, बात यहाँ हमको नॉलेज की है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि जो हमारे रियल लाइफ में आज हम लोग मोबाइल फ़ोन्स या जो भी डेटा यूज़ कर रहे हैं, डेटा है ना, 5G हो या 4G, वो सब अगर पॉसिबल है तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से पॉसिबल है ना। किस वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही पॉसिबल है। अगर ये ना होता, अगर इसके बारे में जानकारी ना होती तो यहाँ तक हम आज पहुँच ना पाते, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे ये वेव कैसी वेव है। आपने वेव तो पढ़ा होगा 11th क्लास में, है ना। मैकेनिकल वेव आर ऑफ 2 टाइप्स। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं? जिन वेव को ट्रेवल्स करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। जैसे कि साउंड वेव। मैकेनिकल वेव 2 तरह से होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स वेव होती है ना। तो दोनों के लिए, मतलब दोनों को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, है ना। तो वो मैकेनिकल वेव है। और वेव क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो किसी भी मीडियम में अगर ट्रैवल करता है तो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। उस मीडियम में, जिस मीडियम में जा रहा है, बिना स्पीड को चेंज किए वो मीडियम में आगे बढ़ता रहेगा, उसी मीडियम से ट्रैवल करेगा, है ना। हाँ, हो सकता है कि अगर मीडियम चेंज हो जाए तो वेव की स्पीड चेंज हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जिस मीडियम में है तो उस मीडियम में स्पीड बदलेगी नहीं। अब ये कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक ऐसी वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना। ये ऐसी वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब मीडियम हो या ना हो ये वेव ट्रैवल करेगी, ठीक है ना। और इस वेव का जो डिस्कवरी है, वेव के बारे में जो बताया गया है, वो बताया है सबसे पहले किसने? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बहुत सारे डिस्कवरी किए, बहुत सारे कह लीजिए एक्सपेरिमेंट किया, तब जा कर के ये इन एक्सपेरिमेंट से ये हमें एक वेव मिला, है ना। और वेव है क्या? वेव एक प्रोसेस है, कह लीजिए डिस्टर्बेंस, और ये एनर्जी ही ट्रेवल करती है। वेव ट्रेवल करने का मतलब कोई एनर्जी ट्रेवल कर रही है, आप ये समझ सकते हो। उसी एनर्जी ट्रेवल को, मतलब जो एनर्जी ट्रेवल करती है उसे हमने नाम दिया है वेव, ठीक है ना। जब एनर्जी ट्रेवल करती है तो उसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? वेव। भाई एनर्जी तो ट्रेवल करने का कोई नाम ही नहीं रखा गया था, तो वेव रखा गया। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि ये जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी न किसी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, मतलब एनर्जी को कोई ना कोई ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट में, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इक्वेशंस को यूज़ किया, इक्वेशन को बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट वही चीज़ है आपके लिए,
ठीक है ना। तो मैक्सवेल इक्वेशन से पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का। किसका? हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। जनरली करंट तो आप जानते होंगे करंट क्या होता है ना। तो इस चीज़ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट है कि नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का अपना मतलब कोई करंट शिफ्ट होता है या डिस्प्लेस्ड होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, बिना किसी मीडियम के। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया बाय मैक्सवेल। उन्होंने एक कैपेसिटर लिया। क्या लिया? हाँ, कैपेसिटर लिया। ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, ठीक है। कैपेसिटर के क्या हैं ये? प्लेट्स। ठीक है। अब इस प्लेट्स को क्या करेंगे हम, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे एक की लगा करके, जिससे सर्किट हमारा क्या होता है, कंप्लीट होगा, है ना। ये वायर है, ठीक है। इसमें करंट किधर से निकलेगा आप सबको पता है। करंट निकलता है इस वायर के थ्रू ऐसे, और इधर से करंट वापस आएगा, है कि नहीं। करंट फ्लो कर रहा है ना। ये करंट कैसा करंट होगा? स्टेडी करंट होगा। कैसा करंट होगा? स्टेडी, मतलब स्थायी है। ये करंट आता रहेगा तो कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। बोलो, कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होता रहेगा। इस करंट को हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट, क्योंकि ये कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट। यहाँ भी कंडक्शन करंट ही है। और आपको पता है कि अगर हम इससे आर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट ले लें तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बोलो, बनती है ना। तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है। जैसे इस पर मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे चार्ज कितना आया? +Q। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इंडक्शन कितना आएगा? -Q। ये प्लेट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस 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 हो जाएगा। और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये यूनिफॉर्म हमेशा नहीं है, किसी इंस्टेंट पर हो रही है। अगर यहाँ पे चार्ज वेरी करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा? वेरी करेगा, है ना। देखो, करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करता है, समझ में आता है। यहाँ से यहाँ फ्लो करता हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि वायर लगा हुआ है। तो ये करंट यहाँ से यहाँ कैसे आ जा रहा है कि नहीं? कोई यहाँ मीडियम नहीं है। करंट यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच रहा है, शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब तभी सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो जबकि यहाँ पे एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ गलत है? नहीं, गलत नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ गलत नहीं है, मतलब उसमें कुछ टर्म छूट गया है ना। कुछ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ टर्म जो है इन्वॉल्व नहीं किया, है ना। तो वो टर्म क्या है? तो वो टर्म है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। वो टर्म क्या है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है, ये कितना होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, नेट करंट जो भी हो, है ना। तो सिर्फ ये इतना ही नहीं है, इसमें एक टर्म छूटा हुआ है, वो प्लस करके लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना। तो बाद में एम्पियर सर्किटल लॉ का जो है थोड़ा सा करेक्शन हुआ, मॉडिफाई हुआ। और ये मॉडिफाई किसने किया?
मैक्सवेल ने। किसने किया? मैक्सवेल ने। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ को जो पूरा नाम है वो कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल मॉडिफाइड लॉ ये कह सकते हैं। इतना लंबा नाम है ना, या एम्पियर सर्किटल मॉडिफाइड लॉ ये कह सकते हो, या मैक्सवेल का एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाइड लॉ। ठीक है, तो म्यू नॉट इतना होता है, प्लस इसमें क्या है, इट इज मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है हमारा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट तो रहेगा ही, प्लस आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होगा इसमें छूट रहा है, वो यही टर्म है। ठीक है ना, तो यह है एम्पियर सर्किटल मॉडिफाइड लॉ या मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो आई नेट है एम्पियर सर्किटल लॉ में, वो आई नेट के प्लेस पे क्या रखेंगे, जो ये करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो ये करंट आईसी क्या है, कंडक्शन करंट है, तो आई नेट के प्लेस क्या रखेंगे हम, आईसी। और तो म्यू यहाँ पे जब आई रखेंगे आईसी, और प्लस यहाँ से एक करंट और शिफ्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम करेक्शन कर देंगे, प्लस आईडी जोड़ देंगे। यही है एम्पियर सर्किटल मॉडिफाइड लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ या मॉडिफाइड लॉ लिख ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी बनेगा, है ना। तो अगर हम इतना ही रेडियस का एक सर्कुलर लूप ले लें, यहाँ पे सर्कुलर पाथ ले लें, तो इस जगह पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह सेम होगा जितना कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि आपने ये भी पढ़ रखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, क्या वेरिएबल हो, मैग्नेटिक फील्ड। ईएमआई में क्या पढ़ा है हमने, वही पढ़ा है ना, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंजेस होगा, तो एक ईएमएफ जनरेट होता है ना, और सर्किट क्लोज है तो एक करंट भी फ्लो होगी, उसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल किया है तो करंट जनरेट हुआ है। अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, हाँ, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। इससे भी हमारा लॉजिक क्लियर निकलता है। तो इस लॉजिक के तहत मैक्सवेल ने ये देखा, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। इसका मतलब कोई ना कोई करंट जा रहा है, इससे भी क्लियर होता है भाई करंट के सराउंडिंग क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मतलब करंट जा रहा है। अब इस आईडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम आईडी निकालेंगे यहाँ से, इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज वेरिएबल, चार्ज क्या हो हमारा, वेरिएबल हो, देन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल टू हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए और इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आई डी हमारा होगा डी क्यू बाई डी टी, है ना। अब देखो मैक्सवेल ने किया क्या, यहाँ पे जो आपने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा उसको तो उन्होंने मॉडिफाई किया ही किया, साथ में इन्होंने जो गॉस का लॉ है वो भी यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वाला भी, और साथ ही साथ फैराडे का लॉ भी यूज़ में लाए हैं, है ना। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाई फॉर्म, ये सभी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। क्लियर। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इन प्लेट का अगर एरिया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इफ एरिया ऑफ प्लेट इज कैपिटल ए,
तो इस प्लेट से जो फ्लक्स पास करा है, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो फ्लक्स कितना होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो, ई हो, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर फ्री स्पेस हो तो क्या होगा? ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और साथ में सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, कितना होगा हमारा? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इस E की वैल्यू क्या रखेंगे बताओ? इसमें पुट कर देंगे तो फाई कितना हो जाएगा हमारा? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल। अभी क्या है आपका? गॉस थ्योरम कह लीजिए इसी को। तो Q कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से? फाई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हम इसको फाई ई कहेंगे। यहाँ पे आप लोग फाई ई बना लीजिए। तो फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये है आप चार्ज की वैल्यू। इक्वेशन नंबर बनाएंगे 3rd। इस चार्ज की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? 2nd में, है ना? तो मैं चाहूँगा इस साइड इरेज कर दें, फिगर को इरेज कर दें। बोलिए। तो फिगर को हम इरेज कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे अब। और इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे? चार्ज की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक रहेगा ना? तो बाय इक्वेशन 2nd एंड 3rd डिस्प्लेसमेंट करंट कितना जाएगा हमारा? डी डी टी ऑफ फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसे कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, है ना? मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो करता है। ये किसको शो करता है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला बन गया। इक्वेशन नंबर बना देंगे इसको 4th। जो फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाया है उसमें हम आई डी के प्लेस पे ये रख देंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो कितना है, बी डॉट डी एल कितना रहा हमारा? तो बी डॉट डी एल मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा हमारा? म्यू नॉट आई सी और प्लस आई डी प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट, है ना? डी फाई ई बाई डी टी। क्लियर है? अच्छा, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना? और कोई म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में कोई रिलेशन होता है? क्या होता है? हाँ, उस टाइप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, है ना? क्या करेंगे? इसको हम छोड़ देंगे यहीं पे। तो ये क्या है आपका? एम्पियर सर्किटल मॉडिफाइड लॉ, ठीक है ना? इक्वेशन नंबर इसको बना दीजिए 5th। तो यही आपका एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाइड लॉ। तो ये था एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म, और इसे हम लोग मैक्सवेल का इक्वेशन कहते हैं। किसका इक्वेशन? मैक्सवेल का इक्वेशन कहेंगे, ठीक है? अब एक इक्वेशन ये हो गया, और इस मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट को बताने के लिए चक्कर में उन्होंने गॉस लॉ भी देखो यहाँ पर यूज़ कर लिया है इन्होंने। कहाँ पे? यहाँ पे। कितना आया? फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना? तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है, और गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। मतलब किसी क्लोज सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। वो भी यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया, सही है, वो भी परफॉर्म किया। तो गॉस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ और जो मैग्नेटिक में गॉस लॉ है, ये दोनों मैक्सवेल ने यूज़ किया, और मैक्सवेल का इक्वेशन इसे भी कहते हैं। साथ में इन्होंने ये भी बताया फैराडे कॉन्सेप्ट से
कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, मतलब कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जो फैराडे का लॉ है उसको भी उन्होंने अपने इस इक्वेशन में शामिल किया, मतलब इसका यूज़ किया इन्होंने, इसका कॉन्सेप्ट लगाया, है ना। तो इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सवेल का इक्वेशन। तो जो भी इन्होंने इक्वेशन यूज़ किए अपने एक्सपेरिमेंट में वो सब मैक्सवेल के क्या है, इक्वेशंस है, और यही बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो हेडिंग क्या रहेगा आपका, मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन में फर्स्ट नंबर क्या रहेगा आपका, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड, है ना। तो इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखते हैं, ए से निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर से निकालते हैं, तो ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी एस, डी एल नहीं लिख सकते इसको, डी ए भी लिख सकते हो, हाँ। तो हम डी एस ले रहे हैं, ठीक है, बुक्स में डी एस दिया है और एग्ज़ाम में भी। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल फ्लक्स निकल आएगा। तो ये हमने क्लोज इंटीग्रेशन कर दिया। ये कितना होता है, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है आपका मैक्सवेल का इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप ये नोट कर लीजिए, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या रहेगा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, किसमें, मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेटिज्म क्या है इनका, बी डॉट डी एस, यही है ना, ये कितना होता है, 0 होता है। थर्ड नंबर क्या है, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो ईएमएफ को हम लोग दिखाते हैं किससे, ई डॉट डी एल, है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल, है ना। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये ईएमएफ के बराबर होता है कि नहीं। और ये कितना होगा आपका, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, बोलो, माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बाई डी टी, यही होता है ना, ई एम एफ इक्वल टू। तो ये भी क्या है, मैक्सवेल का इक्वेशन है। तो तीनों इक्वेशन पहले आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। तो ये 3 इक्वेशन हो गए किसके, मैक्सवेल के। एक और इक्वेशन है 4th नंबर, और उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम है एम्पियर सर्किटल मॉडिफाइड लॉ, एम्पियर सर्किटल मॉडिफाइड लॉ, मॉडिफाइड लॉ। ठीक है, मॉडिफाइड लॉ ये कहता है कि अब बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट।
एक मिनट, जो IC है प्लस ID रहेगा ना बेटा, ऐसे कुछ रहेगा हमारा। नेट की जगह पे हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। म्यू नॉट आई नेट के प्लेस पे IC प्लस ID होना चाहिए, ये करेक्शन है। जहाँ जहाँ पे ये आपने अलग किया होगा ना उसको ब्रैकेट लगा देना थोड़ा सा आप लोग। हाँ, वो हमने थोड़ा सा दिमाग से निकल गया इस चीज़ को। यहाँ पर जहाँ आई नेट है, आई नेट जगह पे IC प्लस ID होगा ना, स्टार्टिंग जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो IC प्लस ID को एक साथ लिखना और म्यू नॉट कॉमन रहेगा, है ना। और फाइनली जो ID की वैल्यू होती है यहाँ पे हमने कितना निकाला है, ID निकाला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, है ना। ये वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो B डॉट डी एल कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग से भी घूम गया था वहाँ पे। म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये होना चाहिए सही, ये है, ठीक है, ये है आपका। तो ये है आपके मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो इसके पहले डिस्प्लेसमेंट करंट वाले कॉन्सेप्ट में सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये है आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो ये था मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब हेडिंग क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है ना, क्या हो, हाँ, दोनों प्रेजेंट हो, क्लियर। जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो किसी वेव के ट्रेवल करने पर, तो ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ये वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, है ना। तो ये कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जैसे भी आपने सर्किट देखा मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट में, तो मैक्सवेल ने ही बताया, पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक वैक्यूम में रखा था, कह लीजिए जिसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जिसे कहते हैं हम लोग, आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, अंदर कोई एयर नहीं रहता, है ना। तो ऐसे प्लेस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा हो और वेरिएशन कुछ ऐसा हो कि फ्रीक्वेंसी क्या हो, फिक्स हो, मतलब कि क्या है कि करंट वेरी कर रहा है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कभी करंट अभी इतना है, फिर बाद में 2 सेकंड बाद देखेंगे फिर करंट इतना इंक्रीज़ हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, फिर करंट फिर बढ़ा, फिर वही करंट आया, है ना। कहने का सेंस क्या है कि फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे कि एक करंट अभी ऊपर गया मैक्सिमम हुआ, फिर घट के नीचे अपोजिट गया, फिर घट के फिर ज़ीरो हुआ, तो इसमें जो टाइम लगा वो क्या है, एक उसका टाइम पीरियड। और ये हुआ एक ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर करंट वेरी कर रहा हो, मतलब चार्ज वेरिएबल हो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना, तो ऐसे सर्किट से, जिस सर्किट में ऐसा हो रहा होगा उस सर्किट से कुछ एनर्जी रेडिएट अपने आप होने लगेगा, एनर्जी रेडिएट होना स्टार्ट कर देगा, है ना, अपने आप। और ऐसे चार्ज को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज। और जो एनर्जी रेडिएट हो रही है इस एनर्जी के इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इस एनर्जी का जब स्पेक्ट्रम लिया गया है तो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वेवलेंथ की कह लीजिए क्या मिलती है, हाँ, वेव्स होती हैं। और साथ ही साथ ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। बहुत बड़ी बात ये थी कि ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये, और इसके ट्रेवल करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं,
मतलब वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स मिल रहे हैं, डायरेक्शन मिल रहा है, क्रिएट हो रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है ना, ये ऑब्जर्व होता है। तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो आप इसमें लिखेंगे, चेंज द पैराग्राफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन travel in vacuum. Can travel in vacuum with the speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। जब ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने स्पीड भी कैलकुलेट किया। कितना स्पीड आया? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इस वेव से। ठीक है ना। अब चेंज पैराग्राफ, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travels then electric field vector and magnetic field vector, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वेक्टर ई, है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेक्टर बी लिखा। both oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave. Both perpendicular to the direction of propagation of wave। ठीक है। जैसे ध्यान दो, वेव ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, मतलब इस वेव के चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अपीयर हो रहा है हर एक पॉइंट पर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मिल रहा है ना। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इसके प्रोपेगेशन क्या है? परपेंडिकुलर है और ऑसिलेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम, फिर ऐसे कहीं भी घट रही है फिर बढ़ रही है, इस तरह से हमको अपीयर होता है। तो हमने क्या किया, और एक फिक्स टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है, मतलब ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसा जा रहा है। ठीक कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है EMW, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ वैसे है ना। ठीक है, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, यह इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये पीक है और फिर धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, कुछ ऐसा है।
तो ये आपका है यहाँ पे ई नॉट है, क्या है ई नॉट, और ये क्या है आपका बी नॉट। अब की बार बी नॉट किधर रहेगा, ऊपर रहेगा, है ना। कुछ ऐसा, ठीक है। अब ई नॉट कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, क्लियर। कुछ ऐसा ऑसिलेशन होगा, फिर ई नॉट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ ई नॉट आ गया, यहाँ फिर क्या है, बी नॉट है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेंगी, ठीक है। और ये इस स्पीड से ट्रेवल करती है वैक्यूम में, ठीक है, और इसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नोट कर लीजिए। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वो साइनसॉइडल ग्राफ है, बोलो है कि नहीं है, मतलब ट्रांसवर्स नेचर है ना। तो आप लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW हैज़ ट्रांसवर्स इन नेचर। नेचर में क्या है आपका, ट्रांसवर्स नेचर है, क्लियर ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स, क्योंकि आपने 11th क्लास में देखा है ट्रांसवर्स वेव का फॉर्म कैसा होता है, ऐसा ही होता है कि नहीं, ग्राफ ऐसा ही होता है। ऊपर है क्रेस्ट ट्रफ इस तरह से मिलता है, क्रेस्ट ट्रफ, तो ऐसे इसमें भी क्रेस्ट ट्रफ मिल रहा है। तो इसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर। और जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ EMW, अगर हम इसे C कह दें, क्या कह दें, C, तो C इक्वल टू होगा E नॉट बाई बी नॉट। ध्यान रखना, C की वैल्यू क्या मिलेगी, E नॉट बाई बी नॉट, मतलब जो पीक है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू, उसमें डिवाइड कर देंगे क्या हम, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको इसकी स्पीड मिल जाती है। और इसे आप V भी कह सकते हो, मतलब EMW के लिए है तो C हो जाएगा। हम एक्चुअली ये होता V है, बट इसे हम क्या कहेंगे, C मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ओके। और एट एनी इंस्टेंट क्या हम E की वैल्यू लिख सकते हैं, मान लो किसी इंस्टेंट T पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E की वैल्यू लिखना है, तो E की वैल्यू होगी E नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx। ये वेव का इक्वेशन होता है, तो वेव का इक्वेशन लिखेंगे, और B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx। इसे kx माइनस ओमेगा t भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है इसकी वैल्यू, याद रखना, क्योंकि B भी क्या है, एक साइनसॉइडल ग्राफ है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पर वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx, और B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx। एक्चुअल में होता है क्या, दोनों जो है, दोनों ही सेम फेज में रह के ऑसिलेट करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो फेज में डिफरेंस होता है, किसमें, फेज में,
वो होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? हाँ, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड B इज ऑलवेज कितना होता है? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बना रहता है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है? प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में हम इसमें लिखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, है ना, क्या क्या फिनोमेना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो कर सकता है ना, वो सब पढ़ेंगे। तो डाल दीजिए हेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एरेज कर दें अब, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डाल दिया हेडिंग। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स चार्ज होंगे, मतलब जिनके पास चार्ज रहेगा वो एक्सेलरेटेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हाँ, पहली प्रॉपर्टी तो यही निकल के आती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यही कि प्रोड्यूस कैसे होता है, जनरेट कैसे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक्सेलरेट होगा, मतलब प्रोड्यूस होगा बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, मतलब जिसकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती रहे, तो क्या होगा? एक्सेलरेटेड रहेगा, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है ना, विथ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज डिनोटेड बाई C। इस स्पीड को उन्होंने क्या कहा? C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसे उन्होंने C कहा। ठीक है ना। क्लियर? अच्छा, थर्ड नंबर, ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। उस थर्ड को पढ़ने से पहले ये C किसके बराबर होता है आपने पढ़ा हुआ। अगर परमिलिटी अगर देखें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की परमिलिटी फ्री स्पेस के लिए C का फार्मूला क्या होता है? 1/√μ0 ε0। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? इससे भी C निकाल सकती हैं। ठीक है, क्लियर? तो इट कैन ट्रेवल्स इन एनी मीडियम, इट कैन ट्रेवल इन, तो वैक्यूम में ट्रेवल करेगा ही करेगा, और भी कोई मीडियम अगर है उसमें भी ट्रेवल कर सकता है ना। इट कैन ट्रेवल इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, लिख दो एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। मान लो कोई अब ऑपेक मीडियम में थोड़ी ट्रेवल करेगा, है ना। इन कैन ट्रेवल इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसमें भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। तब उसकी स्पीड अगर लिखना तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलो, तब लिखेंगे स्पीड v = μ0 क्या होता है बताओ? रिलेटिव परमिलिटी पढ़ा आपने?
म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाई म्यू नॉट। बोलो होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी मीडियम में, तो वहाँ मीडियम की परमिलिटी हो जाएगी। भाई ये सी क्या है, फ्री स्पेस की है। सी क्या है, स्पीड फॉर फ्री स्पेस, स्पीड फॉर फ्री स्पेस। अगर हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम में क्या हो जाएगा, 1/√, एप्सिलॉन इंटू म्यू। बोलो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर म्यू निकालें तो म्यू कितना होगा, हो जाएगा म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही रिलेटिव परमिलिटी कितनी होती है, परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन निकालेंगे, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। बोलो सही है, क्लियर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, किसकी, एप्सिलॉन की और म्यू की। तो 1/√, म्यू आर इंटू म्यू बाई म्यू नॉट होता है ना यहाँ पे, म्यू नॉट बाई म्यू नॉट। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट। और एप्सिलॉन के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ से 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट है, वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमें, c/√, म्यू आर इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। एक फार्मूला ये भी नीट के एग्ज़ाम में पूछा था आपकी बार, नीट के एग्ज़ाम में एमसीक्यू में, स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, कितना होता है। ठीक है। तो ये इसको एरेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से ये कंक्लूजन क्या मिलता है कि अगर हमें किसी भी मीडियम में स्पीड निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो निकाल सकते हैं cy करके √ में म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। रिलेटिव परमिलिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 3। हाँ, 4th कराए ना, अब 4th चलेगा। तो एनर्जी डेंसिटी, अब क्या लिखेंगे इसका, एनर्जी डेंसिटी ऑफ EMW, BMW में समझना है ना। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है, UD इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी एनर्जी डेंसिटी 1/2 पढ़ा है ना आपने, एप्सिलॉन नॉट E², बोलो पढ़ा है। और इसकी होती है 1/2 B²/म्यू नॉट। तो हमारी एनर्जी डेंसिटी मिल जाती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है। तो ये है एनर्जी डेंसिटी, क्लियर। और एनर्जी डेंसिटी अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है। हाँ, 5th नंबर क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव shows the phenomena reflection, refraction, इंटरफेरेंस। जो आपने 11th में वेव में इंटरफेरेंस पढ़ा था, तो इंटरफेरेंस ये भी शो करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है। तो ये भी फिनोमेना
क्या करता है, शो करता है, पोलराइजेशन का भी, ठीक है ना। 6 पॉइंट क्या है, लाइट ट्रेवल्स, जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। और जैसे ही अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इसमें जितना भी ऑप्टिकल इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के कारण होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे आइज पे क्या होती है, इंसिडेंट करती है, स्ट्राइक करती है, वैसे हमारे ही ऑप्टिकल नर्व्स जो होते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स वो सेंसिटिव हो जाते हैं और हमें ये वर्ड हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखना एज लाइट इंसिडेंस, 7 नंबर, एज लाइट इज इंसिडेंट at our eyes, electric field electric fields do excite our optical nerves, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रिकल नर्व्स को एक्साइट कर देते हैं, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स इज सीन, है ना, ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स आर सीन लिखो या ऑब्जेक्ट्स सीन, ठीक है, क्लियर। ये 7 पॉइंट्स हो गए। और इसमें लास्ट पॉइंट एक और लिख लेना, ऑल ऑप्टिकल इफेक्ट्स, जो भी ऑप्टिकल इफेक्ट है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कारण होता है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। तो क्या हम इसे इरेज कर दें, तो ये सब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हम इसको करने जा रहे हैं इरेज, और बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। इसके एक लास्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। तो इसका लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग कि ऑल ऑप्टिकल इफेक्ट्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। जो भी ऑप्टिकल इफेक्ट होता है, मतलब हम लोग देखते हैं अपने आई की हेल्प से, वो सब किसके हेल्प से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बहुत ही कम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। मेनली कौन होता है हमारा, हाँ वही सेंसिटिव करता है, ठीक है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। अब डाल देंगे हेडिंग आप लोग क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इसका स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो इसमें 3 रीजन दिखाई पड़ते हैं। कितने रीजन, हाँ 3 रीजन मिलते हैं। ऐसे आप लोग थोड़ा सा इंक कम चल रहा है बच्चों, आप लोग इसको बना लेंगे, है ना। कितने रीजन हैं, 3 रीजन मिलते हैं। और इन तीनों रीजन में हमारा जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट वो हमारा विजिबल होता है। क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। और इसके जस्ट पहले वाला क्या होता है, इनविजिबल। क्या बोलते हैं, इनविजिबल स्पेक्ट्रम। और इसके बाद होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक है।
और विजिबल स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो वेवलेंथ रेंज होता है 38, कह लीजिए आप 4000 लिख लीजिए, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, इसकी वेवलेंथ रेंज होती है। कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक क्या होता है? वेवलेंथ रेंज होती है। इसमें 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, यही आपको लाइट दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो वायलेट होती है इसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है, और रेड की सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इस साइड अगर आप बढ़ते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है ना, क्या इंक्रीज करता है? वेवलेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, और आप इस साइड जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। क्लियर? इसका मतलब रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, वेवलेंथ सबसे कम होता है। अच्छा, बात कर लेते हैं इनविजिबल में कौन कौन से आते हैं। इनविजिबल को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे पहले वायलेट के नीचे आता है अल्ट्रा वायलेट, VOI होता है ना, हाँ, कि VIO होता है ना, वायलेट रेज। इसमें क्या मिलती है हमको? अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती है, और जिसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? जो आपका कार्बन का क्या कहते हैं, उससे कॉपी फोटो स्टेट कराते हैं, मशीन जो होती है ना, वो लाइट रेज होती है। वो कौन सी होती है? यही होती है, UV रेज आपकी। ठीक है, और इससे पहले आप मेडिकल में यूज़ करते हैं एक्सरे। आप लोग एक्सरे कराते हैं ना, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है ना। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में इसका यूज़ होता है। किस डिपार्टमेंट में? ज़्यादातर तो मेडिकल डिपार्टमेंट में ही यूज़ होता है इसका, एक्सरे का। और इससे भी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, खतरनाक रे होती है, वो है गामा रे। क्या होती है? गामा रे। इसका पेनिट्रेटिंग पावर इससे बहुत ज़्यादा होता है, और इसका इलाज इसका यूज कैंसर के सेल्स को डैमेज करने के लिए किया जाता है। मतलब कैंसर को इलाज में हम लोग गामा रेज यूज़ करते हैं, मेडिकल में ये भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इंफ्रारेड रीजन में जो आता है वो 3 तरह इसमें भी मिलते हैं। तो एक आता है इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रेज। ये क्या होती है? इंफ्रारेड रेज ये आपके रिमोट कंट्रोल में जो आप यूज़ करते हैं लाइट रे, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और इससे ऊपर बढ़ेंगे तो माइक्रोवेव आता है। क्या आता है? माइक्रोवेव्स। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? रडार में यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स का, है ना। रडार में, जैसे कि नेवी वगैरह में हो गया, एयरफोर्स में हो गया, तो रडार में माइक्रोवेव यूज़ होता है। और जो हम लोग आजकल अपना मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, है ना, TV देखते हैं, रेडियो, हाँ, रडार डीप नापने के लिए बहुत सारे काम होते हैं रडार में। तो ये सब वही वेव होती है, माइक्रोवेव। ठीक है, और इंफ्रारेड से जब हम माइक्रोवेव से जब ऊपर बढ़ेंगे माइक्रोवेव से, तो एक वेव और हमारे पास मिलता है, उसका नाम है रेडियो वेव्स। क्या मिलती हैं? रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स का यूज़ कहाँ पे होता है? टेलीविज़न में, और रेडियो सुनने में, है ना। मोबाइल फ़ोन जो आप लोग यूज़ करते हैं, है ना, क्या कहते हैं, वीडियो चला करके बढ़िया सा एंजॉय करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो ये सब जो डेटा काम करा वो सब क्या है? रेडियो वेव्स हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? रेडियो। जितनी भी वेव्स हैं यहाँ पे, सभी के सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। और फ़र्क क्या दोनों में? किसी का वेवलेंथ ज़्यादा है तो किसी का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा, फिर इसका कम, उससे कम, इसका कम, इससे कम, इससे कम, सबसे कम किसकी होती है? गामा रे की। और फ्रिक्वेंसी हाई किसकी होती है? गामा। इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है? गामा की। उससे कम एक्सरे की, उससे कम इसका, सबसे कम इसका, फिर सब कम होती चली जाती है।
तो ये सब पेनिट्रेटिंग बार बहुत होती ही नहीं, बिल्कुल मान चलो नेग्लिजिबल होती है ना। ये पेनिट्रेट कर ही नहीं सकते, मतलब होल नहीं कर सकते, छेद करके पार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये है स्पेक्ट्रम। इसका वेवलेंथ रेंज आप लोग याद रखेंगे, वॉयलेट का सबसे कम कितना होता है 4000 और इसका कितना 7800 एंगस्ट्रॉम। किसी किसी बुक में 7500 लिखा है तो यहाँ पे 3800 लिखा रहेगा, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है ना। तो 4000 लिखा है तो हम यहाँ पर बुक में ऐसा 3800 से 7500 लिखा है, तो कोई कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि 100-200 एंगस्ट्रॉम में कोई फ़र्क माना नहीं जाता, क्योंकि एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी सी यूनिट होती है, बहुत छोटी होती है एंगस्ट्रॉम। तो 100-200 एंगस्ट्रॉम अगर इसमें कम कर देंगे तो कोई फ़र्क, तो वही 4000 के बराबर माना जाएगा। अब 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर नहीं बताया आपको, 10⁻⁻10 मीटर सब क्लास 11th में हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ते भी हैं, सीखे भी होंगे, तो याद रखना। अब 10⁻⁻10 मीटर मतलब 1/10⁻10 मीटर वहाँ पार्ट्स कितना लेंगे, है ना। 1/10 लाख के पार 1 करोड़ से भी ऊपर ज़्यादा जाएगा। 10 करोड़ 1/10 करोड़ कितना छोटा होगा, कहने का मतलब कि 10 करोड़ से भी ऊपर है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम कहिए या 3800 एंगस्ट्रॉम कहिए, कोई फ़र्क, 7500 कहिए 7800 कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अगर 4000 से शुरुआत करते हैं 7800 ख़त्म कर दीजिए, 3800 शुरुआत करते हैं 7500 रोक दीजिए, वही बात हुई, ठीक है। तो ये है वॉयलेट वी विग्योर, ठीक है। तो यही स्पेक्ट्रम है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इतनी होती है स्पेक्ट्रम में, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक। तो इसी के साथ स्पेक्ट्रम के साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चैप्टर है द एंड होता है। और जो अब आगे का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है पार्ट 2 फिजिक्स पार्ट 2, और उसमें 2 ब्रांच है, एक ऑप्टिक्स की ब्रांच है और एक मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है, 2 ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है ना। और दोनों आपको क्या करना है, पढ़ना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आज हो गई 14 अक्टूबर और इस आज की डेट में पार्ट 1 बुक हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे होंगे अभी, वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आप संजय पांडे क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है 9415614156 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने ख़त्म कर दिया है, और आप इसे घर पे जाके तैयारी करिएगा, 3 से 4 नंबर यहाँ पर पढ़ लेंगे, कंफर्म रहेगा कि आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। इन सब के यूजेस पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।